हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हमने देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स क्या क्या होता है। एवरेज रेट्स, इंस्टेंटेनियस रेट। देन हमने ये देखे थे कि रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए अलग अलग रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो देखे थे। देन हमने ये देखे थे कि यूनिट ऑफ रेट्स। तो ये सारा देखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो सिमिलर क्वेश्चन एक यहाँ पे है। यहाँ पे देखो लिखा गया है 5 BR माइनस, ये जस्ट रिवाइज करने के लिए जो पढ़े थे इसीलिए इसको कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए 5 BR माइनस प्लस BrO3 प्लस 6H प्लस गिव्स राइज टू 3Br2 प्लस 3H2। इसके लिए रेट हमें लिखना है। तो ये जनरल फार्मूला लास्ट क्लास जो हमने पढ़े थे, अगर कोई भी कोफिशिएंट अगर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में अगर मल्टीप्लाई हुआ होता है तो वो डिवाइड होता है, 1/, हो जाता है। अगेन जो अगर रिएक्टेंट साइड में है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, अगर वो प्रोडक्ट साइड में है तो कुछ नेगेटिव साइन नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम वो डिक्रीज करता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम इंक्रीज करता है। तो ये रिएक्शन के लिए अगर हम इसका देखेंगे, उसका रेट का अगर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो देखिए इसके लिए क्या होगा। यहाँ पे 5 BR माइनस है तो 5 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 डेल्टा BR माइनस बाय डेल्टा टी। यहाँ पे तो 1 मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ नहीं, तो माइनस डेल्टा BrO3 माइनस बाय डेल्टा टी। यहाँ पे अगर देखेंगे 6 मल्टीप्लाई हुआ है तो -1/6 डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 1/3 डेल्टा BR2 बाय डेल्टा टी। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो डेल्टा 1/3 डेल्टा H2O बाय डेल्टा टी। तो ये रेट ऐसे लिखा जाता है कोई भी अगर रिएक्शन आए तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये फैक्टर से आने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में देखेंगे, दैट इज इफेक्टिव कॉलिजन। तो इफेक्टिव कॉलिजन क्या है देखते पहले। तो देखिए रिएक्शन होने के लिए अगर ए और बी अगर रिएक्शन करेंगे, ये ए है, चलो इसका एक प्रोपोर्शन, ये ए है और ये बी है, ये दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो हमारा ए बी बनेगा, सपोज ये है ए और बी। देखो ये रिएक्शन तब करेंगे जब इनके बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। ए एंड बी जब कॉलिजन करेंगे, एक दूसरे से आके धक्का लगेगा, तब जाके कुछ ना कुछ होता है। आप मूवी में भी देखे होंगे जोर का झटका एक दूसरे से जब नहीं लगता है तब कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो कुछ भी रिएक्शन होने के लिए, कुछ कुछ होने के लिए कभी कभी जोर का झटका भी जरूरी होता है, तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन। सो कोलिजन क्या है, रिएक्शन होने के लिए दो रिएक्टेंट जो है ये पास में आके एक दूसरे से स्ट्राइक करना चाहिए, स्ट्राइक करने के बाद ही कुछ होने वाला है, ये केमिकल रिएक्शन होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे ये इफेक्टिव कोलिजन के लिए, देखो रास्ते में हर कोई एक दूसरे से टकराता है, कुछ भी नहीं होता, राइट। मूवी में भी बहुत सारे कोई किसी से टकराता है, लेकिन सर्टेन केस में कभी कभी एक एक झटका भी काफी होता है कुछ कुछ होने के लिए, राइट। तो जो उस तरह का कोलिजन को ही इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। हर कोलिजन में कुछ नहीं होता है, रास्ते में तो हम कितने जन से टकराते हैं, राइट। तो जो सर्टेन कोलिजन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए, आप ए को देखिए, यहाँ पे ए है, ए अगर ऐसा है और बी अगर कुछ इस तरह से आया, ये अगर एक दूसरे से मिलियंस टाइम अगर भी अगर टकराएंगे एक दूसरे से, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, रिएक्शन होगा ही नहीं।
क्योंकि उनका ओरिएंटेशन ही अलग है। यहाँ पे जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो रिएक्शन होने के लिए क्या एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तभी रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये तो स्ट्राइक तो करेंगे लेकिन यहाँ पे ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है। जो जिस तरह से स्ट्राइक होने से रिएक्शन होने वाला है ये कंडीशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं है। तो रिएक्शन अगर होगा तो ये कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव। नेक्स्ट ये है इफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा, उनका एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। देन सेकंड कंडीशन ये है, जैसे कि अगर थोड़ा मोड़ा अगर ऐसे नॉर्मली कोई टकरा जाने से कुछ नहीं होता है, राइट। तो कभी कभी जोर का झटका जरूरी होता है कुछ करने के लिए। तो वो कोलिजन का उस कोलिजन में उतना सफिशिएंट एनर्जी रहना चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड को वो ब्रेक कर पाए और न्यू बॉन्ड को वो फॉर्म कर पाए। क्यों, केमिकल रिएक्शन वही होता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बेसिकली अगर इसको हम समराइज करेंगे तो कोलिजन मॉलिक्यूल में होता रहता है। रिएक्शन होने के लिए कोलिजन जरूरी है लेकिन हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, खाली इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। और इफेक्टिव कोलिजन उन लाखों कोलिजन में से कुछ ही कोलिजन है जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है और सफिशिएंट एनर्जी रहता है जो कि रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने में हेल्प करता है। तो उनका इफेक्टिव कोलिजन में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी रहता है और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी इनका रहता है, तब जाकर रिएक्शन होगा। अगर इसमें से अगर कोई भी एक फैक्टर भी नहीं होगा, अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तभी वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, कि ओरिएंटेशन भी प्रॉपर नहीं है तभी वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। अगर ए और बी अगर इस तरह से 1 मिलियन टाइम भी अगर टकराएंगे रिएक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये ओरिएंटेशन में ए और बी यहाँ पे जैसे है, अगर इस तरह से अगर ये अगर एक बार भी टकराएंगे अगर विथ सफिशिएंट एनर्जी, देन रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन को हम डिफाइन करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, इसका अगर डिफाइन करेंगे तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो द कोलिजन इन व्हिच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, और ये सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हम बाद में आएगा, हम देखेंगे। सो मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। So this is the definition: the collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy called threshold energy and proper orientation so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form products are called effective collision। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो इम्पोर्टेंट टर्म है इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए। एक तो उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, सेकंड वाला है इसका सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्शन होने के लिए कोलिजन जरूरी है और ओनली इफेक्टिव कोलिजन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखो, हर रिएक्टेंट अलग अलग नेचर का होता है। जैसे कि यहाँ पे दो रिएक्शन हम ले लेंगे। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी दो रिएक्शन हम लेते हैं, से 2NO plus O2 gives rise to 2NO2, 2CO plus O2 gives rise to 2CO2। देखो दोनों ही रिएक्शन हमें एक जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे NO बन रहा है, यहाँ पे CO बन रहा है, लेकिन क्या ये दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल है? तो अगर इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो पहला रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन है एज कंपेयर टू सेकेंड रिएक्शन, ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट है। जो सेकेंड रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन के कंपैरिजन में स्लो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनली यहाँ पे अगर N और O के बीच में देखेंगे, N और O के बीच में ये डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे N और O का डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है रिएक्शन होने के लिए, लेकिन यहाँ पे C और O के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड O। तो एक जगह N डबल बॉन्ड O आ रहा है, दूसरे जगह क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड O आ रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड दो ही ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड तीन ब्रेक हो रहा है। तो तीन ब्रेक होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो है। तो हम कोई भी रिएक्टेंट को देख के नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है वो रिएक्शन का रेट कैसा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, so the reaction depends upon nature of reactant। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं rate of reaction, the rate of reaction differ from rate of reaction is different for reaction is different for different types of reactants। अलग अलग तरह का रिएक्टेंट को इवन दो वो सेम दिखे, लेकिन उनका रेट सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट में कैसा बॉन्ड है, उस बॉन्ड का ब्रेकिंग पे वो रिएक्शन डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर हम देखेंगे, दूसरा फैक्टर में आता है, दूसरा फैक्टर में आता है कंसेंट्रेशन। दूसरा फैक्टर में आता है कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट लोग ही रिएक्शन करेंगे। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़े थे कि अगर रिएक्शन होने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। वैसे ये होता कैसे क्यों है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी अगर एक्सप्रेस करेंगे, जो इफेक्टिव कोलिजन के बारे में हम देखे थे कि अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर रिएक्टेंट है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। अगर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर स्ट्राइक करेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बहुत ही ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन of reactants bring more frequent collisions between reacting molecules, thereby increasing the number of effective collisions, which results in a faster chemical change and thus increase the reaction rates। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो अगर हम देखेंगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये उसका डेफिनेशन है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, उसी को ही यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है जो आप अभी समझे। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ब्रिंग मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन between the reacting molecules, thereby increasing number of effective collisions, hence rate of reaction also increases।
नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हुआ। थर्ड फैक्टर आता है यहाँ पे, थर्ड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, सो टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है। तो अगर आप देखेंगे, सपोज अब जो मॉलिक्यूल सब रिएक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्शन क्यों हो रहा है, वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, उसके वजह से वो रिएक्शन हो रहा है। अगर उनका कोलाइड करने का अगर रेट बढ़ जाएगा, कोलाइड करने का अगर रेट बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम अगर इंक्रीज हो गया तब क्या होगा, रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल लोग बहुत तेजी से इधर उधर भागेंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है, इफेक्टिव कोलिजन का नंबर भी इंक्रीज कर जाता है, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जैसे इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होता है। इफेक्टिव कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली ये जो हमने देखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे देखे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। हमारा फोर्थ फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो फॉर एग्जांपल आप एक बड़ा सा कोल ले लेंगे, इट इज अ लंप ऑफ कोल, और आप क्या करेंगे, कोल डस्ट लेंगे। कोल पूरा पाउडर फॉर्म में है, यहाँ पे जो है कोल पाउडर। तो एक जगह कोल डस्ट है और कोल पाउडर है, दूसरी जगह पे लंप ऑफ कोल है। तो ये दोनों में से अगर आप फायर को अगर लगाएंगे तो आप देखेंगे जो कोल डस्ट और कोल पाउडर है इजीली जलेगा, जल्दी जल जाएगा, और इट कैचेस फायर मोर इजीली एज कंपेयर टू लंप ऑफ कोल। क्योंकि लंप ऑफ कोल में खाली बाहर का सरफेस थोड़ा थोड़ा ही कोल दिख रहा है, लेकिन अंदर वाले कवर्ड है। यहाँ पे क्या सारा एक्सपोज्ड है, इसीलिए वो इजीली फायर कर कनेक्ट करके ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, पाउडर फॉर्म में रहने से क्या होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल का पाउडर दिखेगा, उसका सरफेस एरिया हमें विजिबल होगा और वो इजीली जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन लंप ऑफ कोल में क्या होगा, खाली ऊपर वाले ही रिएक्शन करेंगे, अंदर वाला रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरफेस एरिया जैसे ज़्यादा होता है तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो इजीली रिएक्शन करते हैं। तो जो रेट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसीलिए कोल डस्ट और कोल पाउडर इजीली जल जाता है देन लंप ऑफ कोल। नेक्स्ट फैक्टर है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का यूज रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। सो कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। और एक फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। और प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट का प्रेजेंस रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देखेंगे H2 + Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl। ये रिएक्शन जो
लाइट के प्रेजेंस में बहुत ही जल्दी होता है। अगर सेम रिएक्शन को हम डार्क में करवाएंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो रेडिएशन का प्रेजेंस और लाइट का प्रेजेंस क्या करता है, रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन increases rate of reaction। तो यहाँ पे हम 6 फैक्टर देखे। फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट में अलग अलग टाइप का बॉन्ड होता है, अलग अलग टाइप का बॉन्ड तो अलग अलग एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए, और अकॉर्डिंगली वो रेट डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स। सो इसीलिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकेंड फैक्टर देखे थे कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन जैसे इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट देखे थे टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत तेजी से मॉलिक्यूल सब भागेंगे, और जैसे वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से तेजी से भागेंगे, कोई भी भागता है, अगर तुम्हारे घर में भी आग लग जाए तो सब कोई भागेगा इधर उधर। सो लाइक दैट जैसे ही तुम हीट सप्लाई करोगे और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उस हीट को गेन करके मॉलिक्यूल लोग इधर उधर भागेंगे, एक दूसरे स्ट्राइक करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस होगा रिएक्शन करने के लिए। तो अगर लंप ऑफ कोल और कोल डस्ट देखे थे, लंप ऑफ कोल में खाली सरफेस वाले थोड़ा थोड़ा दिखते थे और उतना ही रिएक्शन करेंगे, फिर उतना रिएक्शन होने के बाद फिर अंदर जाएंगे। लेकिन अब अगर कोल डस्ट लोगे तो वो डायरेक्टली इजीली वो कंज्यूम हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से भी रिएक्शन का रेट फास्टर होता है। नेक्स्ट फैक्टर था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेडिएशन के प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है जो कि हेल्प कर रहा है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।